बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। हो सके ये थोड़ा लेंथी हो, लेकिन इसमें हम कोई ऐसे से पॉइंट टेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके लिए ख़ास हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में हमारे साथ बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बात को हमेशा से सुनते हैं कि हमारे साथ मेन जो टाइप्स होते हैं या तो स्टेप डाउन होते हैं या स्टेप अप होते हैं। हम ट्रांसफार्मर के टाइप्स में आगे जाके वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आज बात करते हैं सिर्फ स्टेप डाउन और स्टेप अप के बारे में। यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन होता है वो हमारे साथ वोल्ट को कम करता है, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हमारे साथ स्टेप अप होता है वो हमारे साथ वोल्टेज को बढ़ाता है। अब अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग सेम ही होती है। आज आपको इस वीडियो में जो नज़र आ रहा है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट से हमें देता है 9 VAC ज़रबे 2। यानी अगर हमारे साथ ये 9 वोल्ट देता है तो 9 वोल्ट के साथ ये 18 वोल्ट भी दे सकता है, यानी 9 जमा 9 है। ठीक है। दूसरी बात अहम यही सुनने को मिलती है जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हर एक जब नया ट्रांसफार्मर खरीदता है, हमारे ज़्यादातर जो इसके काम करते हैं वो कहते हैं हमें 12 वोल्ट का DC ट्रांसफार्मर दे दो। तो उसको पता होता है कि ये DC नहीं निकालता है, AC निकालता है, लेकिन उसके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके जहन में ये बैठ जाता है कि ये DC है, हालांकि ये DC नहीं होता है। तो अगर आप इसको ख़रीदते हो तो अगर ये 12 वोल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये DC ट्रांसफार्मर है, जैसे कि ये मेरे साथ है। तो अगर आप इसको खरीद भी ले तो उसके बाद आपको इसके साथ एक ब्रिज डायोड लगाना पड़ता है ताकि ये DC हो बन जाए। यानी एक ट्रांसफार्मर हमेशा AC टू AC बना सकता है। हम एक ट्रांसफार्मर को अगर यहाँ पर 220 प्रोवाइड करते हैं AC सप्लाई, तो अगर यहाँ पर हमारे साथ फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सप्लाई पर 50 हर्ट्ज होगी, तो यहाँ आउटपुट सप्लाई पर अगर 12 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जितने भी आप वोल्ट निकाल दो। ज़्यादातर इसमें आते हैं 6 वोल्ट का भी आ सकता है, 9 वोल्ट का आता है, 18 वोल्ट का आता है, 13 वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का आता है, 24 वोल्ट का आता है। तो ये सारे जितने भी वोल्ट निकालेंगे, वोल्ट कम होंगे, लेकिन फिर भी वो AC सप्लाई होंगी। और जहाँ पर अगर 50 हर्ट्ज़ है तो यहाँ पर भी 50 हर्ट्ज़ है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो की भी है और ट्रांसफार्मर की बेसिक वीडियो भी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। और ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का जो मामला है वो भी मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर की अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में हमारे साथ दो कॉइल्स होते हैं उमूमन। हमारे साथ एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। यानी प्राइमरी वो कॉइल जिसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और सेकेंडरी वो कॉइल जिसे हम सप्लाई लेते हैं। बीच में हमारे साथ कोर होता है। आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो यहाँ पर प्राइमरी दी हुई है, यहाँ पर सेकेंडरी है ली गई है। इस तरह के ट्रांसफार्मर को एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसमें हमारे साथ प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता नहीं है। यानी ये एक कॉइल अलग होता है और दूसरा कॉइल अलग होता है। अब अगर इसकी टेस्टिंग हम करेंगे तो हमारे साथ कई टेस्टिंग इसकी आती है। सबसे पहले हम PR टेस्टिंग यानी प्राइमरी रेजिस्टेंस टेस्टिंग, यहाँ पर हमारे साथ ये 0 पॉइंट है और ये 220 का है। तो हम इनके बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे कि अगर इनके बीच हमारे साथ रेजिस्टेंस आता है तो फिर ये कॉइल बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें कोई भी कट हुआ नहीं है। अगर इसके अंदर कोई तार कट हो जाए तो फिर हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो हमें पहले PR टेस्टिंग करनी है, उसके बाद हमें SR यानी सेकेंडरी वाइंडिंग की टेस्टिंग करनी है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग। यानी हम यहाँ पर मीटर रखेंगे और यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारे साथ रेजिस्टेंस आएगी, कोई कनेक्टिविटी होगी, तो ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक होगी। उसके बाद हमारे साथ जो रेजिस्टेंस आएगी वो है PCR।
यानी प्राइमरी टू कोर रेजिस्टेंस, यानी हम प्राइमरी और कोर के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। हम अपना मीटर का एक टेस्टिंग लीड यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि ये मेरे पास है। तो अगर ये एक यहाँ पर होगा तो एक इस कोर के या इस बॉडी के ऊपर होगा, ठीक है। अगर इनके बीच हमारे साथ रेजिस्टेंस आती है तो इसका मतलब यह है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये इंसुलेटेड नहीं है, इसकी जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो चुकी है और ये कोर के साथ शॉर्ट है। तो इससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम करने वाला नहीं है, वो ख़राब है। उसके बाद हमारे साथ है SCR, यानी जो सेकेंडरी का कोर के साथ रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। हमें एक टेस्टिंग लीड यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी रखना है और दूसरा कोर पर रखना है। ये मेरे साथ कोर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मेरे साथ है ये कोर है, ठीक है। तो अगर कोर के साथ इसकी रेजिस्टेंस आती है तो ये ट्रांसफार्मर कोर के साथ खराब हो चुका है, यानी कोर के साथ इसकी कनेक्शन बन चुकी है इलेक्ट्रिकली और ये फिर काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो लास्ट टेस्टिंग आती है वो सेकेंडरी वोल्ट टेस्टिंग है, यानी इसका अगर हमें प्राइमरी में 220 है तो 220 तो हम देंगे, हमें सेकेंडरी में कितना वोल्ट टेस्ट करना है और उसकी वोल्ट को कैसे टेस्ट करना है। ज़्यादातर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गलती कर लेते हैं कि ये 12 वोल्ट की साइड की या जितने भी सेकेंडरी की कम वोल्ट की साइड है वो उसकी टेस्टिंग वो DCV से करते हैं। जैसे कि मीटर पे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक DCV का ऑप्शन है। तो ये DCV का ऑप्शन वो सेलेक्ट करते हैं, हालांकि यहाँ पर सप्लाई AC बन रही है तो आपको ACV का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। तो पहले हम ये टेस्टिंग करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर ठीक है या ठीक नहीं है। उसके बाद कुछ ट्रांसफार्मर मीटर भी ठीक दिखाई देंगे लेकिन वो ख़राब होंगे, वो आप कैसे पहचानेंगे ये इसकी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं उठा देता हूँ ये ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि मैंने PR टेस्टिंग करनी है। तो PR टेस्टिंग के लिए मैं अपना ये डिजिटल मीटर उठा लेता हूँ, क्योंकि जो एनालॉग होते हैं उसमें आपको रीडिंग अच्छी तरह से वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर डायोड टेस्टिंग पे या ओहम टेस्टिंग इसको कह सकते हैं या बज़र कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही रखना है। मेरे साथ यहाँ पर दूसरा मीटर भी है, तो अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो मैं इसे 2000 ओहम पे भी रख सकता हूँ, 200 पे भी। लेकिन इस जो प्राइमरी वाइंडिंग है एक छोटे ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक वायर इस्तेमाल होती है, बहुत हल्का होता है, उस वजह से इसमें टर्न ज़्यादा होते हैं। और हमने जो रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, अगर एक वो वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी तो उसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसमें हमारे साथ वाइंडिंग बहुत ज़्यादा है और वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत कम है, यानी वो मोटाई में बहुत ही कम है। तो इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए आप इसे 2000 पर ही रखते। अब मैं इस मीटर से कर देता, लेकिन इस मीटर का जो सेल है वो कमज़ोर हो चुका है, इसकी जो बैटरी है, तो इसको चेंज करके फिर आगे जाके हम इससे भी टेस्टिंग करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर मेरे साथ है ओहम टेस्टिंग, और मैं इसको यहाँ पर ये लाइट भी लगा देता हूँ। अब मैं इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करूँगा। तो मेरे साथ अभी आ रहा है तकरीबन 525 ओहम। अब ये 525 ओहम मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके इंटरनली एक कनेक्टिविटी है, इसके अंदर हमारे साथ कनेक्टिविटी है और ये बिल्कुल ठीक है ये ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये हम चेक करेंगे इसकी सेकेंडरी, यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ, मार्कर कहाँ गया, यही हो गया। अब ये पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को टेस्ट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक लूप लूँगा। यहाँ पर ये मेरे पास 0 है, उसके बाद है 9 वोल्ट का, तो मैं 9 वोल्ट के साथ भी टेस्ट कर सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि 9 वोल्ट के साथ मुझे 4 ओहम दे रहा है। उसके बाद अगर मैं इसे 18 वोल्ट के साथ लूँगा तो ये मुझे 7 या 8 के बीच ओहम दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ये टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं ये टेस्टिंग, यानी PCR, यानी प्राइमरी कोर के साथ रेजिस्टेंस टेस्ट करना।
तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक वायर को लेना होगा और दूसरा इसकी बॉडी के साथ। अब अगर इसके साथ बॉडी के साथ कोई ऐसी कनेक्टिविटी होगी, जैसे मैं यह दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये खराब है। अगर नहीं है तो ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है और मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग कोर के साथ टेस्टिंग। तो मैं उसके लिए सेकेंडरी वाइंडिंग का एक वायर ले लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है कहीं भी इसकी इंसुलेशन ख़राब नहीं है और कहीं भी किसी का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन इस कोर के साथ नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके बाद ये एस और वी है, और एक और टेस्टिंग इसमें आती है जो है मेरे साथ पी और एस की टेस्टिंग। इसमें होता क्या है कि हमें करना क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है नहीं इस ट्रांसफार्मर में, तो हम इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। अभी मैं देखता हूँ तो मेरे साथ कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों के साथ कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है नहीं, तो ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो टेस्टिंग है वो है उल्ट टेस्टिंग। तो उल्ट टेस्टिंग के लिए अभी मैं यूपीएस ऑन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बिजली चली गई है। ये जो लाइट है अभी लोड शेडिंग का मामला है, तो ये लाइट है नहीं, तो मैं अभी यूपीएस ऑन कर देता हूँ। लेकिन यूपीएस ऑन करने से पहले हम इस ट्रांसफार्मर के तरफ आते हैं। उल्ट टेस्टिंग हम बाद में कर लेंगे। इस ट्रांसफार्मर के तरफ जब आते हैं तो इस ट्रांसफार्मर में मेरे साथ कोई भी प्लेट लगा नहीं है, यानी वो बिल्कुल जंग पकड़ चुका है और यहाँ पर बिल्कुल लेबल लगे हुए हैं कि कितने वोल्ट का है कितने। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर अगर आप फाइंड आउट कर ले तो आपको चाहिए, अगर सर्किट में इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले उसकी वोल्टेज टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। और उससे पहले अगर आप अंदाज़े से भी लगा सकते हैं कि मेरे साथ डीसी का पॉइंट है और ये एसी का है, लेकिन फिर भी आपको अगर कि वायर बिल्कुल सेम नज़र आए, वाइंडिंग भी बिल्कुल सेम है, डीसी की वाइंडिंग थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर ये सेम आते नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी आपको चाहिए कि आप क्या करें, इसकी ओहम टेस्टिंग करें। अगर किसी वाइंडिंग की ओहम टेस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉइल आपका प्राइमरी है और दूसरा जो कम आ रहा है वो आपका सेकेंडरी है। तो आप प्राइमरी में सप्लाई प्रोवाइड करके सेकेंडरी पर वोल्टेज टेस्ट कर ले। अगर आपके सर्किट में 12 वोल्ट की ज़रूरत है और ये ट्रांसफार्मर आपको 12 वोल्ट की करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप इस ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इस ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अगर इस ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करें तो हम यहाँ पर ओहम करते हैं और यहाँ से हम इसको लेते हैं कुछ इस तरह। तो ये मुझे रीडिंग दे रहा है तकरीबन 941 ओहम, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओहम दे रहा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ख़राब है। इस तरह के अगर आपको सर्किट में ये ट्रांसफार्मर सही दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या होगा, और आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है और आपने ओहम टेस्टिंग की है, प्राइमरी की भी की, सेकेंडरी की भी की और बिल भी ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर फिर भी सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहा है या वो सर्किट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो आपको ट्रांसफार्मर को उठाकर थोड़ा देखना चाहिए। इस साइड से भी तो इस साइड से बिल्कुल ठीक है और इस साइड से भी। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है और जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हीट अप कर चुकी है, आप देख सकते हैं ये हीटअप हो चुकी है। तो अगर इस तरह का हीटअप बन चुका है एक वाइंडिंग में, तो वो ट्रांसफार्मर ख़राब है। ओहम पर वो ठीक दिखाई देगा क्योंकि ये इंटरनली अपने जो वायर्स है उनके बीच शॉर्ट हो चुकी है, और अगर ये वायर कट हो जाए तभी ओहम नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये वायर आपस में मिल जाए, गर्म हो जाए, तब भी ओहम आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट उस तरह का नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर मीटर पर ठीक आता है लेकिन खराब होता है। अब लास्ट में आते हैं वही उड टेस्टिंग के बारे में, तो उसके लिए मैं वीडियो थोड़ा रोक रहा हूँ
जब बिजली आ जाएगी तो मैं आपको यही टेस्टिंग करवा दूंगा। दोस्तों अब खैर बिजली तो नहीं आई, लेकिन यूपीएस में थोड़ा बहुत चार्ज बचा हुआ है, तो मैं अभी करने वाला हूँ आपको ये टेस्टिंग। तो अभी मेरे पास वोल्टेज टेस्टिंग के लिए मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी है, और मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है एसीवी। ठीक है, तो एसीवी में मेरे पास मिनिमम ऑप्शन यहाँ पर 500 वोल्ट है, लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह के मीटर्स होंगे जैसे कि ये है, तो इसमें आप 20 वोल्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी उस मीटर में सेल ख़राब है, तो मैं इसको इससे टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन पकड़ा हुआ है, और उसके साथ इस ब्लैक को पकड़ता हूँ तो ये मेरे साथ तकरीबन 5 वोल्ट दे रहा है। हालांकि ये 9 वोल्ट देगा अगर यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई कंप्लीट आएगी, अभी इनकमिंग सप्लाई कमज़ोर है। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे 15 वोल्ट दे रहा है, ये 18 वाले पे ये 15-16 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ, 15 से 16 वोल्ट दे रहा है। तो ये कंप्लीट उल्ट तभी देगा यहाँ पर जब प्राइमरी में कंप्लीट उल्ट आ जाएगी। ये उल्ट जो ट्रांसफार्मर है वो 230 के लिए बना हुआ है, और यहाँ इनकमिंग तकरीबन 180 तक आ रही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ होता है ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में। अगर आपके पास एक बड़ा ट्रांसफार्मर है उसकी भी टेस्टिंग, अभी 3 फेस ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन पे होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको छोटे मोटे ट्रांसफार्मर की या स्टेबलाइज़र की बात की जाए, उसके बारे में करना है, तो उस तरह के ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसमें जब स्टेबलाइज़र या रेगुलेटर की बात करें, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में अपना एक कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकली, तो उसमें आपको ये टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो लास्ट में जो टेस्टिंग है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ट्रांसफार्मर को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, और उससे अपने लिए स्टेप डाउन भी बना सकते हो, स्टेप अप भी बना सकते हो। तो उसकी कैलकुलेशन की वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।